राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के अररिया पहुंची, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही इलाके के किसानों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर सियासी हमला किया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। अररिया में राहुल गांधी की यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए, जो राहुल को देखने वहां पहुंचे थे। अररिया में लोगों से मुलाकात करने से पहले राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा पूर्णिया पहुंची, जहां सिर पर गमछा बांधकर वो किसानों से मिले और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अरबपतियों का 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। राहुल ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब किसान आगे बढ़ेगा। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो युवा, नारी, भागीदारी, किसान और मजदूर, इन 5 न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूर्णिया यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी के दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन कई आधुनिक खूबियों से लैस होगी। भूकंप के झटके महसूस होते ही बुलेट ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन जापान की शिनकानसेन तकनीक पर काम करेगी। जापान में अक्सर भूकंप के छोटे बड़े झटके आते रहते हैं, इसलिए वहां चलने वाली बुलेट ट्रेन और ट्रैक भूकंप जांच प्रणाली से लैस होते हैं। जापान से आए वैज्ञानिकों ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर 22 जगहों पर सिस्मोमीटर लगाने की सलाह दी है। ये सिस्मोमीटर तरंगों की मदद से भूकंप के झटकों का पता लगा लेंगे और जैसे ही सिस्मोमीटर में भूकंप का अलर्ट आएगा, वैसे ही बुलेट ट्रेन की बिजली खुद ब खुद कट जाएगी और बिजली कटते ही तेज रफ्तार में दौड़ रही बुलेट ट्रेन ट्रैक पर ही रुक जाएगी। भूकंप की स्थिति में ट्रेन के रुकने से जानमाल के नुकसान का खतरा बहुत कम हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन रूट पर 2026 से ट्रायल शुरू हो जाएंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। तो चलिए एक बार फिर से राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने पूर्णिया यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी के दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, क्योंकि बीजेपी बिहार में जाति जनगणना नहीं चाहती थी और इसलिए नीतीश कुमार पर दबाव डाला, जिसे वो झेल नहीं पाए और उन्होंने यू टर्न ले लिया। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। राहुल ने एक चुटकुला सुनाते हुए नीतीश के गठबंधन बदलने पर निशाना साधा और कहा कि शपथ ग्रहण के बाद वो अपनी शॉल लेने फिर राजभवन लौटे। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि सामाजिक न्याय पर ध्यान जाए, इसलिए इधर उधर की बातों में ध्यान भटकाया जाता है। पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक 8 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी। दोनों को साइफर केस में गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया गया। रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट के जज ने अदियाला जेल में इसका ऐलान किया। इमरान और कुरैशी की मौजूदगी में ही जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने ये फैसला सुनाया। इमरान खान के वकील ने बताया कि जैसे ही जज ने ये फैसला सुनाया, इमरान खान ने जोर का कहकहा लगाया। इमरान के वकीलों का आरोप है कि जज ने पक्षतापूर्ण फैसला सुनाया है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऊपरी कोर्ट में फैसले को चुनौती देगी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हैं, इसलिए इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इमरान खान पहले ही तोशाखाना मामले में 3 साल जेल की सजा काट रहे हैं। 2022 में इमरान खान लगातार दावा करते रहे कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका और उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने साजिश रची और अपनी बात साबित करने के लिए इमरान खान रैलियों में एक कागज भी लहराते थे। इमरान का कहना था उनकी सरकार गिराने की साजिश की सूचना अमेरिका में उस वक्त के पाकिस्तानी राजनयिक असद मजीद खान ने एक सीक्रेट लेटर के जरिए दी थी। डिप्लोमेटिक टर्म में इसी लेटर को साइफर कहा जाता है।
ये दूतावास का अपने देश को भेजा जाने वाला संदेश होता है। बातचीत की डिटेल कोड वर्ड्स में होती है, डिकोड कर उसका अनुवाद किया जाता है। कानूनी तौर पर ये लेटर एक नेशनल सीक्रेट होता है, जिसे सार्वजनिक जगह पर दिखाया नहीं जा सकता। साइफर में लिखी कुछ बातें मीडिया में लीक हुई। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद से उनके खिलाफ अब तक 150 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में सरकार जल्द ही यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद उसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक चलेगा और 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद 7 फरवरी को सदन में बिल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। पूरे देशवासियों की निगाह आज उत्तराखंड पे है, क्योंकि ये पहला राज्य होने वाला है जहाँ भी यूसीसी सत्र में भी आएगा, फिर उसे कानून की शक्ल पे भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, हर मजहब धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून, जिसमें शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने, जमीन जायदाद का बंटवारा और उत्तराधिकार से जुड़े कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे होंगे। समान नागरिक संहिता का मुद्दा विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के संकल्प पत्र में भी शामिल था, जिसे अब धामी सरकार पूरा करने की तैयारी में है। इसे लेकर उत्तराखंड में सियासत भी तेज हो गई है और कांग्रेस ने बीजेपी पर यूसीसी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में ये काम केवल केंद्र सरकार के जरिए ही हो सकता है। ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है। अब उत्तराखंड का जो कानून है, उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके, ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है, लोग इस खेल को समझते हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यूसीसी से जुड़ी बातों पर वो विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाएंगे। तो हम मौन नहीं, हम मुखर होकर बोलेंगे। जो भी उसमें प्रस्ताव है, जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा है, उसका अध्ययन बारीकी से करने के पश्चात हम सदन में उस आवाज को मजबूत तरीके से उठाएंगे। यशपाल, दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था बीते कुछ महीनों से हिचकोले खा रही है और वहीं भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर 7% से ज्यादा रहेगी। अनुमान जताया जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। इसी तेजी के आधार पर भारत सरकार ने अगले 3 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 400 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है और अगले 3 साल में ये दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन की हो सकती है, यानी अगले 7 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन यानी करीब 600 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते टकराव को अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का एकमात्र विषय भी बताया है। जी न्यूज़।